नमस्कार। बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। जैसा कि कल मैंने बताया था कि प्लेटो एक महान दार्शनिक रहे हैं और जब भी पाश्चात्य विचारकों में दार्शनिकों का नाम आता है तो उसमें प्लेटो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उसी आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई तरह के सिद्धांत दिए, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था कि जितने भी यूनानी नगर राज्य हैं वे सब अपने आप का आंकलन कर सकें कि वो आदर्श राज्य से कितनी दूर है, यानी कि उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को वो दूर कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत यानी आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कई तरह की अपनी विचारधाराएं रखी। प्लेटो के न्याय के बारे में जब हम उनके विचार पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि रिपब्लिक जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें न्याय की प्रकृति के बारे में बहुत अधिक लिखा गया है और यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित रखा गया है। इस संबंध में बार्कर ने भी सही लिखा कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उनके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल होते हैं और समस्त तत्व हमें दिखाई भी देते हैं। न्याय शब्द ऐसा है जो हमारे मस्तिष्क में आते ही न्याय से संबंधित कानून की तरफ हमारा ध्यान जाता है, परंतु प्लेटो के न्याय की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में कभी भी कहीं भी नहीं किया। उनके न्याय का या न्याय शब्द का प्रयोग है वो नैतिक अर्थ में लिया जाता है और नैतिक अर्थ में ही उन्होंने इसका प्रयोग किया। न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है और इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम न्याय की बात करते हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूर्णतः नैतिकता पर आधारित है और क्योंकि प्लेटो की जो शैली है वो संवादात्मक शैली है, जैसा कि मैंने कल भी आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था, रिपब्लिक संवादात्मक शैली के आधार पर लिखा गया एक ग्रंथ है। इसीलिए जब हम प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा का अवलोकन करते हैं तो उस समय प्लेटो ने विभिन्न संवादों के माध्यम से या संवादात्मक शैली अपनाते हुए विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्लेटो ने तत्कालीन समय में जो प्रचलन में थे न्याय के बारे में जितनी भी अवधारणाएं प्रचलन में थी उन सब का जिक्र किया, वर्णन किया और फिर उसका खंडन भी किया उन्होंने। यानी न्याय के बारे में जितने भी सिद्धांत
थे तत्कालीन समय में, उन सब के बारे में प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखते हुए उनका खंडन किया और उसके बाद वो बताते हैं कि न्याय क्या है। उस समय की जो धारणाएं थी प्रचलन में न्याय को लेकर, उसके आधार पर 3 सिद्धांत मुख्यतः कहे जा सकते हैं। पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। यह सिद्धांत सिफालस और उसके बाद उनके पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा दिया गया। सिफालस ने 2 बातें कही। पहली बात सत्य बोलना और दूसरी बात दूसरों का ऋण चुकाना। यानी सिफालस ने ये कहा कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस ने अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, अर्थात टिट फॉर टैट। और इसकी उन्होंने आगे चलकर व्याख्या भी की कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार यानी शत्रुता निभाना ही न्याय है। तो सिफालस और पॉलीमार्कस, इन पात्रों के माध्यम से प्लेटो ने रिपब्लिक में यह बताने का प्रयास किया है कि न्याय किसे कहते हैं। लेकिन स्वयं प्लेटो ने ही फिर इनके विचारों का खंडन करते हुए ये कहा कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं वरन एक अन्यायपूर्ण कार्य हो जाता है। तो इस तरह का खंडन करते हुए प्लेटो ये कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार सत्य और दूसरे के ऋण को चुकाने के संबंध में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी बात प्लेटो ये कहते हैं कि मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि मित्र केवल नाम के मित्र हों और यथार्थ में शत्रु हो। व्यावहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा होता है। इसलिए प्लेटो ने ये कहा कि ये जो मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति शत्रुता निभाने वाली बात की है पॉलीमार्कस ने, वो सही नहीं है और उसे हम न्याय की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसी तरह से प्लेटो ये भी कहते हैं कि एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है? यह तो नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के ही विरुद्ध है। जैसा कि मैंने बच्चों पहले भी बताया था आप लोगों को कि प्लेटो का न्याय कानून से संबंधित नहीं है, प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नैतिकता के विरुद्ध है वो न्याय हो ही नहीं सकता। तो यदि शत्रुओं के प्रति शत्रुता का हम व्यवहार करेंगे तो वो न्याय के विरुद्ध होगा। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उसका अधःपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना न्याय कभी नहीं हो सकता। इन सब के अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिफालस और पॉलीमार्कस द्वारा जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत वैयक्तिक हैं। इसलिए प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत जो कि न्याय के बारे में तत्कालीन समय में प्रचलन में था उसका खंडन किया। दूसरा सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांत है जिसको थ्रेसिमैकस ने दिया है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि शक्ति ही सत्य है। इसमें थ्रेसिमैकस ने ये कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अर्थात न्याय के बारे में इसके 2 दृष्टिकोण हैं। प्रथम, समाज में प्रत्येक
व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन करने में ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के अतिरिक्त शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रेसिमेकस दो बातें कहता है। शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है और अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए ये कहा कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों और दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संबंध में उनका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है। इस प्रकार प्लेटो थ्रेसिमेकस की धारणा को अस्वीकार कर देता है। तीसरा सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय के अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। वर्तमान में अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ, जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। अतः ग्लाउकन ने यह कहा कि न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार से ग्लाउकन के सिद्धांत के निम्न दो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। और दूसरा, राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन कृत्रिम संगठन है जिसको लोगों ने समझौता करके बनाया। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है और वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित भारी वस्तु नहीं मानता वरन आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। तो इस तरह से न्याय जो कि तत्कालीन समय में प्रचलन में था, तीन सिद्धांतों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए ये कहा कि न्याय पूर्णतः नैतिकता पर आधारित है। इसलिए हम जब न्याय की व्याख्या करेंगे तो प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा की वस्तु है, अंतरात्मा की वस्तु है, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है। और इसी को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया। धन्यवाद।